बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोबरान इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर कलीम M.A। बहरी जहाज नुमा कार खासी तेज रफ्तारी से एक कच्ची देहाती सड़क पर दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर जवाना था, जबकि साइड सीट पर एक नौजवान कादिर बैठा हुआ था। ये इन स्मगलरों से मुतालिक था जो इस खुफिया रास्ते से बगैर किसी चेकिंग के काफिरिस्तान में आते जाते रहते थे। इसे टाइगर ने हायर किया था। वो जवाना को रास्ता बताने के लिए आगे बैठा हुआ था, जबकि टाइगर भी फ्रंट सीट पर मौजूद था। उकबी सीट पर जोसेफ अकेला बैठा था। वो अब काफिरिस्तान में दाखिल हो चुके थे। करीबी शहर पहुंचकर जवाना ने कादिर को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि इसके बाद राजस्थान का मशहूर शहर प्रागना था। टाइगर ने खुद जवाना को गाइड करना शुरू कर दिया। वो डायनामाइट स्टिक्स तो रख ली हैं या नहीं? जवाना ने पूछा। बेफिक्र रहो, जो प्लानिंग की थी इसके मुताबिक सब कुछ है, टाइगर ने जवाब दिया। और फिर थोड़ी देर बाद वो एक चेक पोस्ट पर पहुंच गए। टाइगर उतरकर अंदर चला गया। इस दौरान कार में सवार जोसेफ और जवाना को उतारकर कार की तलाशी ली गई। फिर कार को क्लियर करार दे दिया गया। थोड़ी देर बाद टाइगर भी वापस आ गया। कार को क्लियर करार देकर इन्हें जाने की इजाज़त दे दी गई, तो वो सब दोबारा कार में बैठ गए। और फिर थोड़ी देर बाद वो एक बहुत बड़ी और वसीओ अरीज हवेली तक पहुंच गए। यहाँ 10 के करीब मुसल्लह अफराद मौजूद थे। इन सब ने कार को घेर लिया। राजा ग्रुप के आदमी हैं, हमें पंडित से मिलना है, टाइगर ने कहा। आओ, एक आदमी ने कहा। और फिर वो तीनों इसकी रहनुमाई में एक हॉलनुमा कमरे में पहुंचे, जहां मजीद मुसल्लह अफराद मौजूद थे। एक तरफ ऊंची स्टेज बनी हुई थी, जिसके दरमियान एक शानदार अंदाज की कुर्सी मौजूद थी, और इस कुर्सी पर एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी बैठा हुआ था। इससे सूट पहन रखा था। इसकी दोनों साइडों पर भी बदमाश टाइप के लोग मशीन गन लिए खड़े थे। स्टेज से नीचे भी कुर्सियों की 2 कतारें थीं। टाइगर, जोसेफ और जवाना को वहां ले आने वाला वापस मुड़ गया। कौन हो तुम? स्टेज पर बैठे हुए आदमी ने बड़े करख्त और खासे तौहीन आमेज लहजे में कहा। तुम कौन हो और तुम्हें जुर्रत कैसे हुई मेरे साथ इस लहजे में बात करने की? यकलख्त जवाना ने भड़कते हुए कहा। तो पूरे हॉल नुमा कमरे में जैसे अफरा तफरी सी नमूदार हो गई। सबने गनों के रुख इनकी तरफ कर दिए, लेकिन कुर्सी पर बैठे हुए आदमी ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। बड़े तवील अरसे बाद ऐसा जुर्रतमंदाना जवाब सुना है, बहुत अच्छा लगा है। मेरा नाम पंडित लाल है और मैं इस हवेली का मालिक हूँ। अब बोलो, पंडित ने जवाब देते हुए कहा। मेरा नाम टाइगर है और ये एक्रीमिया का मशहूर पेशावर कातिल जवाना है, और ये अफ्रीका का प्रिंस जोसेफ है। राजा ग्रुप की वसातत से हम यहाँ पर आए हैं, टाइगर ने कहा। हाँ, मुझे राजा ग्रुप के लीडर का फ़ोन आया था। मैंने इन्हें हाँ कह दिया था, इसलिए जवाना की बात और लहजा सुनकर इस समेत तुम तीनों को माफ़ कर दिया है। लेकिन मैं ऐसे आदमियों को यहाँ रख नहीं सकता। तुम जिंदा वापस जा सकते हो, पंडित ने बड़े फाखिराना लहजे में कहा। तुम्हारे इस मुजरिम होटल में मुसल्लह अफराद कितने हैं और मुजरिम कितने हैं? अचानक जोसेफ ने कहा तो पंडित चौंक पड़ा। तुम क्यों पूछ रहे हो? पंडित ने चौंक कर और मशकूक से लहजे में पूछा। इसलिए ताकि अगर वाकई कोई मुनाफा बख्श कारोबार है तो मैं अफ्रीका में एक ऐसा मुजरिम होटल बना लूँ। मुझे ये आइडिया बेहद पसंद आया है, जोसेफ ने कहा। तो पंडित के चेहरे पर फाखिराना तासुरात उभर आए। ये तुम्हारे बस का रोग नहीं है, वैसे ही बहुत मुनाफा बख्श कारोबार है। यूँ समझो कि ये मेंढकों की नर्सरी है। एक को पकड़ो तो दूसरा उछल पड़ता है, और दूसरे को पकड़ो तो पहला उछल पड़ता है। लेकिन मैं इन सबको सख्त कंट्रोल में रखा हुआ है मैंने, पंडित ने कहा। ओके, हम वापस चले जाते हैं, लेकिन 2 घंटे की मोहलत दे दो और सांकी से हमें मिलवा दो। हम इससे चंद बातें करना चाहते हैं, वरना वो यहाँ से न जाने कब वापस आए, टाइगर ने कहा। ओके, मैं तुम्हें 2 घंटे देता हूँ। 2 घंटे बाद अगर तुम यहाँ या चेक पोस्ट के रास्ते में नजर आए तो गोलियों से उड़ा दिए जाओगे। और रामन, जाओ इन्हें सांकी के कमरे में ले जाओ और इसे बता भी देना कि हमने इन पर खुसूसी मेहरबानी की है, वरना जो गुस्ताखाना लहजा इस एक्रीमियन कातिल का था वो नाकाबिले बर्दाश्त था। पंडित ने पहले टाइगर और फिर करीब खड़े एक आदमी से मुखातिब होकर कहा। यस चीफ, इस रामन ने कहा। और फिर वो टाइगर और इसके साथियों को साथ लेकर मुख्तलिफ राहदारियों से गुजर कर एक कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। इसके पीछे चलते हुए टाइगर और इसके साथी भी रुक गए। रामन ने दरवाजे पर साइड पर मौजूद बटन प्रेस कर दिया। कौन है? जदीद डोर फोन से आवाज़ सुनाई दी। रामन हूँ, तुम्हारे मेहमान आए हैं, रामन ने कहा। मेहमान? और मेरे? ओके, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ।
डोर फोन से दोबारा आवाज़ सुनाई दी और फिर कटक की आवाज़ से डोर फोन बंद हो गया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और दरवाजे पर लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का सांकी खड़ा नजर आया। आओ अंदर आ जाओ और तफसील बताओ मुझे, सांकी ने कहा तो रामन और इसके पीछे जवाना, जोसेफ और टाइगर तीनों अंदर दाखिल हुए तो सांकी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। बैठे, और तुम भी बैठो रामन। किसने कहा कि ये मेरे मेहमान हैं? मैं तो इन्हें जानता ही नहीं, पहली बार देख रहा हूँ इन्हें। सांकी ने टाइगर और इसके साथियों को एक बार फिर गौर से देखते हुए कहा। चीफ ने इन्हें तुम्हारे पास भेजा है कि ये तुम्हारे मेहमान हैं और इन्हें तुमसे मुलाकात के लिए 2 घंटे की इजाज़त दी गई है, रामन ने कहा। लेकिन वजह? पहले तो यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को 1 मिनट के लिए भी दाखिल होने दिया जाए, सांकी ने कहा। इसे मालूम नहीं, मैं तुम्हें तफसील बताता हूँ। मेरा नाम टाइगर है, इस एक्रीमियन का नाम जवाना है। ये एक्रीमिया का मशहूर तरीन पेशावर कातिल है और ये जोसेफ है, प्रिंस ऑफ अफ्रीका। हम तीनों तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। तुम राजा ग्रुप को जानते हो? इसके चीफ ने पंडित से कहकर हमें यहाँ रहने की इजाज़त दिलवाई, लेकिन जवाना बेहद गुस्सावर आदमी है। पंडित का लहजा ऐसा था कि ये वहीं फट पड़ा, लेकिन पंडित ने वाकई बड़ा दिल दिखाया और हमें माफ़ कर दिया है, लेकिन इसने हमें यहाँ रखने से इनकार कर दिया, जिस पर हमने इससे 2 घंटे की मोहलत मांगी है और इसने दे दी और रामन को हमारे साथ भेज दिया, टाइगर ने तफसील बताते हुए कहा। हाँ, ये ठीक कह रहे, रामन ने कहा। तो फिर तुम जाओ, चीफ पंडित को बता देना कि मैंने हर हाल में 2 घंटों से पहले अपने कमरे से बाहर भिजवा दूंगा। इसके बाद ये कहाँ जाते हैं और कहाँ नहीं जाते, इन्हें हलाक करना है या नहीं करना, इसका फैसला पंडित खुद करेगा, सांकी ने कहा। ठीक है, पहुंच जाएगा पैगाम, रामन ने कहा और फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया तो सांकी ने उठकर दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दिया। हाँ, अब बताओ कि तुमको मुझसे क्यों मिलना चाहते हो, जिसके लिए तुमने यहाँ आने की हिम्मत की है, सांकी ने कहा। हम यहाँ राजा ग्रुप के साथ मिलकर एक बैनुल-अक़वामी तंजीम कायम करना चाहते हैं। ये जवाना एक्रीमिया में इस तंजीम का चीफ होगा और अफ्रीका में प्रिंस जोसेफ, जबकि पाकिस्तान के लिए तुम्हारा नाम तजवीज़ किया गया है और मैं तंजीम का किंग हूँ। तमाम शोबों से मेरा रब्ता होगा। हेड ऑफिस काफिरिस्तान में होगा। राजा ग्रुप का मेहर अकबर यहाँ का इंचार्ज होगा। इसके लिए इब्तदाई तौर पर $40 करोड़ नकद सरमाया के इंतजाम किए जा रहे हैं। बिल्डिंग, कारें, आदमी, ये सब कुछ करना होगा। पाकिस्तान में ये काम तुम करोगे और पाकिस्तान के लिए $10 करोड़ रखे गए हैं जो तुम्हारी सवाबदीद पर होगा। तुमसे इसका हिसाब नहीं लिया जाएगा। तुम पर, जवाना पर और जोसेफ, तीनों पर मुकम्मल एतमाद किया जाएगा, टाइगर ने तफसील बताते हुए कहा। क्या तुम सच कह रहे हो? सांकी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। इसे शायद टाइगर की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। सेल फोन पर राजा ग्रुप के मेहर अकबर को कॉल कर लो, वो तुम्हें कंफर्म करा देगा, तो हाँ कह देना, वरना, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। यहाँ से तो बाहर फ़ोन नहीं किया जा सकता और ना मैं यहाँ से फ़ोन करना चाहता हूँ। यहाँ से चेक पोस्ट तक हर तरफ डिक्टाफोन नस्ब हैं। यहाँ जो फ़ोन हैं इन सब पर आने वाली और जाने वाली तमाम कॉलों को रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन मेहर अकबर पर मुझे मुकम्मल तौर पर यकीन है, सांकी ने कहा। तो फिर ऐसे कि 1 घंटे बाद तुम हमारे साथ चेक पोस्ट तक कार में चलो। चेक पोस्ट से बाहर जाकर तुम सेल फोन पर मेहर अकबर को कॉल करके कंफर्मेशन कर लो और फिर वापस आ जाना। हम आगे चले जाएंगे और तुम्हारे बारे में रिपोर्ट मेहर अकबर को दे दी जाएगी और इसके साथ ही काम शुरू हो जाएगा, टाइगर ने कहा। अरे हाँ, ये तो मैंने पूछा ही नहीं कि ये बैनुल-अक़वामी तंजीम करेगी क्या, सांकी ने इस तरह चौंकते हुए कहा जैसे इसे अचानक इसका ख्याल आ गया हो। सरकारी ज़बान में इसे इंसानी स्मगलिंग कहते हैं, जबकि जुराइम की दुनिया में इसे औरतों की खरीदो फरोख्त कहते हैं। मंसूबे के तहत हमारी तंजीम एक्रीमिया से लड़कियों को अगवा करके एशिया और अफ्रीका में फ़रोख्त कर देंगे और एशिया से अगवाशुदा लड़कियां अफ्रीका और एक्रीमिया दोनों मुल्कों में फ़रोख्त की जाएंगी। अरबों खरबों डॉलर के सौदे होंगे, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। ओह, ये मेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं, मैं तो गुज़िश्ता 10 सालों से इस धंधे में पूरी तरह मुलव्विस हूँ। ठीक है, चेक पोस्ट से बाहर जाकर मेहर अकबर से तस्दीक करा दो तो मैं तैयार हूँ, सांकी ने मुकम्मल तौर पर हथियार डालते हुए कहा। तो फिर तुम हमारे साथ ही चले चलो, हमने अब मेहर अकबर का शुक्रिया अदा करने पाकिस्तान जाना है, टाइगर ने कहा। नहीं, मैं 1 रोज़ बाद पहुंच जाऊंगा। गो कि मैंने 2 माह ठहरने के लिए 10 करोड़ पंडित को दिए हुए हैं, लेकिन बहरहाल तुम्हारा बताया हुआ मकसद ज़्यादा अहम है। तुम शराब पियोगे? सांकी ने कहा। हम सिर्फ रात को पीते हैं क्योंकि हमारे दुश्मन बहुत हैं और शराब के जरिए हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। उठो चलो, मुझे बेचैनी हो रही है और जब तक मेहर अकबर से बात नहीं होगी ये बात बेचैनी बढ़ती चली जाएगी, सांकी ने उठते हुए कहा। इस कदर जल्दी नहीं, आधे घंटे बाद चलेंगे। तुम शराब पीना चाहो तो पी लो, टाइगर ने कहा।
ठीक है, सांकी ने कहा और उठकर अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ गया, जैसे वो जदीद तरीन बेडरूम्स की तर्ज पर सजाया गया था। वो स्टिक्स लगा दो, जोआना ने आहिस्ता से कहा। हाँ, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, वहीं इन्हें सेट कर दूंगा, टाइगर ने कहा, और उठकर इस कमरे के कोने में मौजूद वॉशरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होकर इसने दरवाज़ा बंद कर लिया, और फिर वो वॉशरूम का जायज़ा लेने लगा ताकि किसी ऐसी जगह डायनामाइट स्टिक्स रख सके कि इनके जाने के बाद भी डायनामाइट स्टिक्स महफूज रहें। और फिर एक ऐसी जगह इसे नज़र आ गई तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। ये वॉशरूम की उकबी दीवार थी, जहाँ अंदरूनी कोने में 4 मोटे मोटे पाइप छत से निकलकर दीवार के साथ होते हुए वॉशरूम के फर्श में जा रहे थे। इन चारों पाइपों के पीछे इतनी जगह मौजूद थी कि माचिस की डिबिया जितनी छोटे साइज़ की मेगा डायनामाइट स्टिक्स आसानी से रखी जा सकती थी, और जब तक खुसूसी तौर पर देखा ना जाए ये नज़र नहीं आ सकती थी। चुनाचा टाइगर ने जब जेब से महफूज कपड़े में से छोटे साइज़ की स्टिक्स निकाली। एहतियातन वो 2 लेकर आया था। इसका ख्याल था कि वो अलहदा-अलहदा रखेगा, लेकिन यहाँ हालात ऐसे बन गए थे कि इसे दोनों स्टिक्स एक ही जगह इकट्ठी रखनी पड़ रही थी। बहरहाल इसे एक कपड़ा जेब में रखा और स्टिक्स को चार्ज करना शुरू कर दिया। इन पर मौजूद खुसूसी नंबर वो पहली डायरी में नोट कर चुका था, जिन नंबरों से इन्हें डिचार्ज किया जा सकता था। चार्ज करने के बाद इनमें हल्की सी रोशनी नज़र आने लगी तो टाइगर ने दोनों स्टिक्स पाइपों के पीछे रख दें। जब वो पूरी तरह मुतमईन हो गया कि अब ये महफूज रहेंगी तो वो मुड़ा और फिर इसने फ्लैश टैंकी का बटन प्रेस कर दिया तो टैंकी में मौजूद पानी फ्लैश में गिरने लगा, और फिर इसने दोनों हाथ धोए और वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। बाहर सांकी जोसेफ और जवाना से बातें कर रहा था। इसके सामने मेज़ पर शराब की बोतल और गिलास मौजूद था। क्या हुआ, शराब नहीं पी रहे? टाइगर ने हाथों पर मौजूद पानी टिश्यू से साफ करते हुए कहा। वो बोतल तो ख़त्म हो गई थी, ये दूसरी है। बहरहाल इसे छोड़ो, अब चलो, वरना न जाने ये बेचैनी क्या रंग दिखाए, सांकी ने बड़े बेचैन से लहजे में कहा। आओ, टाइगर ने कहा, और फिर वो जोसेफ और जवाना तीनों उठे और फिर वो इस जगह पहुंच गए जहां पार्किंग थी। जब सांकी ने जवाना की बहरी जहाज नुमा लेकिन जदीद तरीन मॉडल की कार देखी तो इसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो बेहद मरऊब हुआ है। ड्राइविंग मैं करूँगा, टाइगर ने आहिस्ता से जवाना से कहा तो जवाना ने इस बात में सर हिला दिया। इतनी बात तो वो भी समझता था कि जवाना का तारुफ इस अंदाज में कराया गया था जैसे वो अब भी एक्रीमिया में रह रहा हो, इसलिए इसे राजस्थान के देहाती रास्तों का इल्म कैसे हो सकता था। फिर टाइगर ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और सांकी साइड सीट पर बैठ गया, जबकि जोसेफ और जवाना दोनों ऊपरी सीट पर बैठ गए। टाइगर ने कार स्टार्ट की और फिर इसे मोड़कर इस तरफ ले आया जिधर चेक पोस्ट थी। कार खासी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ी चली जा रही थी। फिर चेक पोस्ट आ गई तो सांकी के कहने पर टाइगर ने कार रोक दी। सांकी नीचे उतरा और चेक पोस्ट के अंदर चला गया। इस बार कार की तलाशी नहीं ली गई थी। थोड़ी देर बाद सांकी वापस आ गया और इसके साथ ही रॉड हटा दिया गया और सांकी के साइड सीट पर बैठते ही टाइगर ने कार आगे बढ़ा दी। क्या कहा है तुमने हमारे बारे में? टाइगर ने पूछा। तुम्हारे बारे में कहा है कि तुम वापस जा रहे हो, पंडित को इत्तला दे दी जाए, जबकि मैंने अपने बारे में कहा है कि मैं कुछ दूर जाकर वापस आ जाऊंगा, तो मुझे वापस पहुंचा दिया जाए, सांकी ने कहा तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो कार को इस वक्त तक दौड़ाता रहा जब तक वो चौक ना आ गया जहाँ से 4 मुख्तलिफ रास्ते निकलते थे। टाइगर ने कार एक साइड पर करके रोक दी। कराओ मेरी बात मेहर अकबर से, सांकी ने कहा। हाँ, कराता हूँ, टाइगर ने कहा, और इसके साथ ही टाइगर का बाजू यकलख्त घूमा और मुड़ी हुई उंगली का हुक सांकी की कनपट्टी पर इस तरह पड़ा कि पहले ही वार से वो बेहोश हो गया। कार में रस्सी है? टाइगर ने जवाना से पूछा। हाँ, है तो सही, क्या करनी है? जवाना ने कहा और कार से नीचे उतर गया। इसे बांधना है, फिर होश में लाकर इसे इस हवेली का हशर दिखाना है, इसके बाद इसे दोबारा बेहोश करके पाकिस्तान लेकर जाएंगे, टाइगर ने कहा तो जवाना ने इस बात में सर हिला दिया। जवाना ने डिग्गी खोली और नायलॉन की रस्सी का एक बंडल उठाकर टाइगर की तरफ बढ़ा दिया। टाइगर ने रस्सी खोलकर पहले सांकी की दोनों टांगें बांध दी ताकि वो भागने की कोशिश भी ना कर सके। फिर इसके दोनों हाथ इसकी पुश्त पर बांध दिए और फिर इसने दोनों हाथों से इसकी नाक और मुंह बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब इसके जिस्म में हरकत के आसार नमूदार हुए तो टाइगर ने हाथ हटाए और इसे घसीट कर कार के कोने में बिठा दिया कि इसका रुख हवेली की तरफ हो जाए। ये क्या मतलब? सांकी ने पूरी तरह होश में आते ही चीखते हुए कहा। चीखो मत, वरना गोली मार देंगे। हमारा शुक्रिया अदा करो कि हम तुम्हें मौत के मुंह से निकाल रहे हैं, टाइगर ने गुर्राते हुए कहा। क्या कह रहे हो तुम?
मुझे बांध क्यों रखा है? सांकी ने कहा। इसलिए कि तुम डर कर दौड़ ना पड़ो। और सुनो, अब खामोश बैठकर देखो कि हमने तुम पर एहसान किया है या नहीं, टाइगर ने कहा और जेब से अपना सेल फोन निकालकर इस पर नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। जोसेफ, तुम्हारे पास सेल फोन है या जवाना तुम्हारे पास? टाइगर ने कहा। नहीं, हम दोनों को जरूरत ही नहीं पड़ती, इस सांकी के पास होगा, जवाना ने कहा तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया और फिर से जल्द ही पीछे बैठे सांकी की एक जेब से सेल फोन बरामद कर लिया और इस पर दूसरी डायनामाइट स्टिक के रिचार्ज होने का नंबर प्रेस कर दिया। अब देखो, मुजरिमों के इस गढ़ का हशर, हम स्नेक किलर्स हैं और ये मुजरिम ही हमारे माशरे के लिए इंतहाई जहरीले सांप हैं। इनके सर कुचलना हमारे फ्राइज में शामिल है और इस साधु का डेरा तो हम पूरी दुनिया के सांपों का गढ़ है। अब देखो कि इसका हशर क्या होता है, टाइगर ने कहा और इसके साथ ही इसने पहले अपने सेलफोन का राब्ते का बटन प्रेस कर दिया। फिर फौरन ही सांकी के सेलफोन का राब्ते का बटन भी प्रेस कर दिया। चंद लम्हों तक तो कुछ भी ना हुआ, लेकिन फिर इस कदर जोरदार गड़गड़ाहट हुई जैसे खौफनाक जलजला आ गया हो और इसके साथ ही स्याह रंग के बादल आसमान की तरफ जाते हुए दिखाई दिए, जिसके नीचे आग के बुलंद शोले थे। यूं लग रहा था जैसे कोई सोया हुआ आतिशफिशा अचानक फट पड़ा हो। सांकी बुत बना बैठा था, इसका चेहरा जर्द पड़ गया था, आंखें एक जगह साकित हो गई थी। देखा तुमने सांकी, अगर तुम वहां होते तो अब तक तुम्हारे जिस्म के हजारों टुकड़े हो चुके होते और वो भी जलकर राख हो चुके होते। अब बोलो, हमने तुम पर एहसान किया है या नहीं? टाइगर ने कहा। हाँ, तुमने वाकई एहसान किया है, लेकिन तुम दरअसल हो कौन? क्या सरकारी एजेंट हो? सांकी ने कहा। नहीं, हम स्नेक किलर्स हैं। अब तुम बताओ, तुमने हमारे साथ पाकिस्तान जाना है तो ठीक है, वरना हम तुम्हें इसी हालत में यहाँ फेंक कर खुद वापस चले जाते हैं, टाइगर ने कहा। नहीं नहीं, मैं साथ जाऊंगा, प्लीज, जो तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, सांकी ने रो देने वाले लहजे में कहा। तो टाइगर ड्राइविंग सीट पर बैठा और इसने कार को स्टार्ट करके एक झटके से आगे बढ़ा दिया। फिर तकरीबन 6 घंटों के थका देने वाले सफर के बाद वो सही सलामत राना हाउस पहुंच जाने में कामयाब हो गए। जोसेफ कार से उतरकर उकबी तरफ को चला गया ताकि स्पेशल सिस्टम को ऑफ करके अंदर जा सके, जबकि सांकी को मुसलसल बैठे बैठे नींद आ गई थी और वो गहरी नींद सोया हुआ था। थोड़ी देर बाद राना हाउस का गेट खुल गया तो टाइगर कार अंदर ले गया। फिर सांकी को उठाकर ब्लैक रूम में ले जाया गया और इसे रॉड्स में जकड़ दिया गया। इसकी नींद न जाने क्यों इस कदर गहरी थी कि रॉड्स में जकड़े होने के बावजूद वो वैसे ही गहरी नींद में सोया हुआ था। मेरा ख्याल है कि कुछ देर आराम कर लिया जाए तो दोबारा फ्रेश हो जाएंगे, टाइगर ने कहा। तो जोसेफ इसे एक बेडरूम में लेकर गया और टाइगर वाकई बेड पर लेट गया। वो थक जरूर गया था, लेकिन इसे खुशी थी कि मुजरिमों का इतना बड़ा गढ़ हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। अब सांकी से औरतों को अगवा करके बैरून मुल्क फरोख्त करने वाले मुजरिमों के बारे में मालूमात हासिल करनी थी और फिर इन सांपों का सर भी कुचल दिया जाएगा। यही सोचते सोचते वो गहरी नींद सो गया। एक बड़ा कमरा जिसे ऑफिस के अंदाज में सजाया गया था, में एक अधेड़ उम्र आदमी आंखों पर नजर की ऐनक लगाए सामने मौजूद फाइल पर नजरें जमाए बैठा हुआ था। इसने ग्रे रंग का सूट पहन रखा था। ये विलियम जोन्स था, एक यूरोपीय मुल्क कासार में एक बैनुल-अक़वामी सतह पर काम करने वाली बिजनेस कॉरपोरेशन का चीफ। इसका यह ऑफिस भी एक बिजनेस प्लाजा में वाक़ था, लेकिन दर हकीकत विलियम जोन्स एक बैनुल-अक़वामी जुराइम पेशा तंजीम कोबरान का हेड चीफ था, जबकि इससे ऊपर कोबरान का हेडक्वार्टर था, जहां इस तंजीम का सुपर चीफ बैठता था और इसके तहत बाकायदा बोर्ड ऑफ गवर्नर बना हुआ था जो अहम फैसले करता था। विलियम जोन्स का यह हेडक्वार्टर यूरोपीय मुल्क कासार के दारुल हुकूमत, जिसका नाम भी कासार था, में वाक़ था और यहाँ हेडक्वार्टर में दुनिया को कई रीजन में तकसीम किया गया था। हर रीजन का चीफ रीजनल चीफ था। इस तंजीम के तहत पूरी दुनिया को 10 रीजन्स में तकसीम किया गया था। हर रीजनल चीफ हेड चीफ के मातहत था, जबकि इस रीजन में शामिल तमाम ममालिक रीजनल चीफ के मातहत थे। इस तरह बाकायदा तंजीम का ढांचा बनाया गया था, जबकि तंजीम कोबरान के तहत पूरी दुनिया में नौजवान औरतों और लड़कियों को अगवा करके दूसरे ममालिक में खुफिया तौर पर फ़रोख्त कर दिया जाता था। ये बहुत मुनाफा बख्श बिजनेस था और कोबरान इस बिजनेस की पूरी दुनिया में सरपरस्ती करता था। कोबरान इस मामले में बेहद सफाक था। वो अपने मुखालिफों को फ़ौरन और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके मौत के घाट उतार दिया करता था। इसलिए कोबरान के खिलाफ पूरी दुनिया के लोगों की ज़बान बंद रहती थी। विलियम जोन्स ने मेज़ की साइड पर मौजूद इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक बटन प्रेस कर दिया। यस चीफ। दूसरी तरफ से इसकी पर्सनल सेक्रेटरी मारिया की मुअद्दबाना आवाज़ सुनाई दी।
रीजनल चीफ नंबर 3 को मेरे ऑफिस में भेजो, विलियम जॉन्स ने कहा और इंटरकॉम का रिसीवर रख दिया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और एक छोटे से कद लेकिन भारी जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। आओ चार्ल्स, बैठो, विलियम जॉन्स ने कहा। थैंक यू चीफ, आने वाले ने चार्ल्स से कहा और मेज़ की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। तुमने पाकिस्तान और काफिरिस्तान के बारे में जो रिपोर्ट भिजवाई है, ये तो खासी तशवीशनाक है, विलियम जॉन्स ने चार्ल्स से मुखातिब होकर कहा। यस चीफ, इसलिए तो मैंने ये रिपोर्ट आपको भिजवाई है कि अभी तक ये सिर्फ चिंगारी है, लेकिन ये बढ़कर शोला और फिर आतिश फिशा भी बन सकती है, चार्ल्स ने जवाब देते हुए कहा। तुमने इस पर गौर किया है कि अचानक पुलिस, आला हुकाम और दूसरी एजेंसी सांकी और इसके साथियों के खिलाफ क्यों हो गई? कैसे रिश्वत देनी बंद कर दी थी? विलियम जॉन्स ने कहा। पाकिस्तान और काफिरिस्तान अगरचा करप्शन और रिश्वत का गढ़ है, वहाँ जब तक रिश्वत देते हैं सब जबानें बंद रहती हैं, लेकिन मेरी तहकीकात के मुताबिक वजूहात दूसरी हैं, चार्ल्स ने कहा। मैंने रिपोर्ट में तफसील पढ़ ली है, लेकिन ऐसा हर जगह होता है कि बड़ा अफसर हाथ आ जाए तो खामोशी छा जाती है, लेकिन यहाँ पुलिस भी अभी तक हरकत में है और कुछ और लोग भी। तुम ये बताओ कि किसको ख़त्म किया जाए तो ये मामला ख़त्म हो सकता है, विलियम जॉन्स ने कहा। मैंने जो मालूमात हासिल की हैं इनके मुताबिक पाकिस्तान में आगा जब्बार हमारा आदमी है और ग्रोह के हेड सांकी को हमारे बारे में इल्म है, बाकी और किसी को हमारे बारे में इल्म नहीं है, चार्ल्स ने कहा। मैंने तो ये पूछा है कि किसे ख़त्म किया जाए तो ये मामला फौरी तौर पर ख़त्म हो जाए, विलियम जॉन्स ने इस बार खुश्क लहजे में कहा। वहाँ से जो रिपोर्टें मिली हैं इनके मुताबिक अंडरवर्ल्ड में काम करने वाला एक आदमी जिसका नाम टाइगर है, वो इस सारे मामले में सामने नज़र आ रहा है। काफिरिस्तान में जो कुछ हुआ, सैकड़ों जुराइम पेशा अफराद इसमें मारे गए और टाइगर वहाँ पर मौजूद था। इसके अलावा सांकी के गायब होने में भी टाइगर सामने आया है। फिर आगा जब्बार ने बावर्ची सुलेमान को, जिसकी वजह से पुलिस हरकत में आई थी, हलाक करने के लिए एक मशहूर पेशावर कातिल को बुक किया, वहाँ भी ये टाइगर सामने आया और दूसरे रोज़ इस पेशावर कातिल की लाश एक वीरान इलाके में पुलिस को मिली। इसलिए मेरा ख्याल है कि इस टाइगर को ख़त्म कर दिया जाए तो मामलात संभल सकते हैं, चार्ल्स ने तफसील से बात करते हुए कहा। यह काम मैंने बराह रास्त तो नहीं कराना, मेरा एजेंट आगा जब्बार वहाँ मौजूद है और मैंने इसकी फ़ाइल देखी है। वो वहाँ का खासा बाअसर आदमी है, इसे हुक्म दो कि 2 रोज़ के अंदर अंदर इस टाइगर का खात्मा करा दे, विलियम जॉन्स ने कहा। हुक्म की तामील होगी, चार्ल्स ने कहा। ओके, मुझे फौरी रिपोर्ट देना। हाँ, वो काफिरिस्तान में मरने वालों में अहम हमसे मुतालिका अफराद भी शामिल हैं या नहीं? वाक़े की तफसील तो मैंने पढ़ ली है, लेकिन इस पॉइंट की कोई वजाहत नहीं है, विलियम जॉन्स ने कहा। नो सर, कुबरान का कोई बड़ा मरने वालों में शामिल नहीं है, चार्ल्स ने जवाब देते हुए कहा। और हाँ, मुझे याद आया, एक रिपोर्ट में 2 देवहैकल हबशियों का जिक्र है और काफिरिस्तान के बारे में जो रिपोर्ट है इसमें भी 2 हबशियों का जिक्र आया है, एक अफ्रीकी हबशी और एक एक्रीमियन हबशी। ये कौन है और क्यों इस मामले में शामिल हैं? विलियम जॉन्स ने ऐसे लहजे में कहा जैसे इसे अचानक इसका ख्याल आ गया हो। बॉस, इतना मालूम हो सका है कि ये दोनों पाकिस्तान दारुल हुकूमत में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं जिसे राना हाउस कहा जाता है। इनका ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले एजेंट इमरान से है और ये दोनों इसके आदमी हैं और टाइगर भी इस इमरान का शागिर्द है। दोनों हबशियों पर मुश्तमिल एक सरकारी तंजीम है जिसका नाम स्नेक किलर्स है। ये दोनों 2-3 सालों बाद अचानक हरकत में आ जाते हैं, अब भी हरकत में हैं, चार्ल्स ने कहा। इनका भी खात्मा करा दो फौरन, विलियम जॉन्स ने कहा। सर, इस तरह अगर जब्बार नज़रों में आ जाएगा और फिर मामलात सरकारी सतह पर बहुत आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए अभी सिर्फ टाइगर को फिनिश कराते हैं, फिर हालात को देखकर इनका भी खात्मा कराया जा सकता है, चार्ल्स ने जवाब देते हुए कहा। ओके, अब तुम जा सकते हो, विलियम जॉन्स ने कहा तो चार्ल्स ने उठकर सलाम किया और मुड़कर बैरूनी दरवाजे से बाहर चला गया। इसके जाने के बाद विलियम जॉन्स ने फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। D3 क्लब, एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। विलियम जॉन्स बोल रहा हूँ, हार्डी से बात कराओ, विलियम जॉन्स ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, हार्डी बोल रहा हूँ। चंद बाद एक भारी सी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। विलियम जॉन्स बोल रहा हूँ, विलियम जॉन्स ने कहा। आपने इतने तवील अरसे बाद कैसे फ़ोन किया है जनाब? हार्डी ने मुस्कुराते हुए लहजे में कहा। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि किस कदर मसरूफियात होती हैं। बहरहाल, अभी मैंने एक काम के लिए ही फ़ोन किया है, विलियम जॉन्स ने कहा। क्या काम है? हार्डी ने मुख्तसर बात करते हुए कहा। तुम सरकारी एजेंसी में तवील अरसे तक रहे हो, क्या तुम पाकिस्तान भी कभी गए हो? विलियम जॉन्स ने पूछा। हाँ, बेशुमार बार। क्यों, तुम्हारा पाकिस्तान से क्या ताल्लुक पैदा हो गया है?
हार्डी ने हैरान होते हुए कहा। मेरे एक दोस्त का वहाँ क्रिमिनल बिजनेस है, विलियम जॉन्स ने कहा। क्रिमिनल बिजनेस? वाह, खूब नाम रखा है। बहरहाल बताओ कि क्या हुआ है तुम्हारे दोस्त को, हार्डी ने कहा। वहाँ की सीक्रेट सर्विस से मुतालिक कोई आदमी है इमरान, वो मेरे दोस्त के पीछे लग गया है। वहाँ की एक और तंजीम है जिसका नाम स्नेक किलर्स है। इसके करता धरता दो हबशी हैं, एक अफ्रीकी हबशी है और एक क्रीमियन हबशी। इनका हेड भी इमरान है। क्या तुम उसे जानते हो? अगर जानते हो तो इसके बारे में तफसील बताओ, विलियम जॉन्स ने कहा। मुझे तुम्हारे दोस्त से दिली हमदर्दी है। अली इमरान दुनिया के खतरनाक तरीन एजेंटों में शुमार होता है। बेशुमार ताकतवर तंजीमें इसके हाथों ख़त्म हुई हैं। ये क्रीमिया और इसराइल जैसे ताकतवर मुल्कों की ताकतवर एजेंसियों को ख़त्म कर चुका है, इसलिए तमाम मुल्क इससे खौफ खाते हैं। अगर तुम्हारा दोस्त इस मामले में बैक कर सकता है तो इसे कहो कि बैक कर जाए, और अगर बैक नहीं कर सकता तो फिर मेरी तरफ से इसे और इसकी तंजीम दोनों की ताज़ियत कर लेना। मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहना चाहता, हार्डी ने कहा। ओके, थैंक यू, विलियम जॉन्स ने कहा और रिसीवर रख दिया। अच्छा हुआ मैंने हार्डी से मालूमात ले ली। चार्ल्स ठीक कह रहा था, विलियम जॉन्स ने बड़बड़ाते हुए कहा, और फिर उसने एक फ़ाइल उठाकर सामने रख ली। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।